जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपी पीसीएस 2024 का ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय चल रहा है। 2023 का हम लोगों ने सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स पेपर का। और दोस्तों आज 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका भी 4 से 5 वीडियोज़ आएगा। और दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप यूपी पीसीएस के सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसका आपका कई चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। पहली चीज़, आपको ये मालूम होगा कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं और आपका दोस्तों 70% आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस यहीं से तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यूपी पीसीएस में करंट अफेयर जो है वो छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें कई बार रिपीट होती हैं। और जो मैं सवाल का एक्सप्लेनेशन बताऊँगा उससे आपको नए सवाल और भी अच्छे से तैयार होंगे। तो अगर आप कम से कम 10 साल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं यूपी पीसीएस का तो ये मान के चलिए आपका 70% से ज़्यादा सिलेबस तैयार भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस एकदम बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, इसका लाभ उठाना। आज का पहला सवाल है, पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरखाना जिले में स्थित था। लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज वर्ष 1953 में आर राव के द्वारा की गई थी, जो कि गुजरात से भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपको एक सवाल में इतनी जानकारी मिल चुका है। अगला सवाल दोस्तों, एक सूची में दिया गया है कुछ देवता के नाम, दूसरी सूची में दिया गया उनके पहचान। तो आपको मिलान करना है कि कौन से देवता का क्या होगा। फिलहाल आसान है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आप लोग खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा, शिव का हो जाएगा त्रिशूल यानी पॉइंट नंबर 1 का हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। विष्णु का हो जाएगा दोस्तों चक्र। गणेश का हो जाएगा दोस्तों रस्सी या फंदा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। और डी यानी कि सरस्वती माता का हो जाएगा 3 यानी कि वीणा। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है, एक तरफ सूची में दिया गया है दार्शनिक और दूसरी तरफ दोस्तों दिया गया है दर्शन। तो ये बताना है कौन से दार्शनिक का कौन से दर्शन से संबंध है। ए में क्या है दोस्तों, ए में लिखा है रामानुज, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 4 यानी कि विष्ट दैत्य से। ठीक है, नंबर 2 पे है माधवाचार्य, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 3 यानी कि दैत्य से। सी में है निम्बार्क, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि दैत्ता दैत्य। डी है वल्लभाचार्य, इसका संबंध हो जाएगा 1 यानी कि शुद्ध दैत्य। ठीक है, अब आइए आगे बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि सूची 1 सूची 2 को सही तरीके से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर है ग्रंथ, यहाँ पर दिया गया है रचनाकार, तो बताना है कौन सा ग्रंथ के कौन रचनाकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया गया है रागमाला, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 3 यानी कि पुंडरीक विट्ठल, यानी कि जो रागमाला ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं पुंडरीक विट्ठल। नंबर 2 पे है रस कौमुदी। ठीक है, तो बी का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर नहीं, माफ़ करिए, पॉइंट नंबर 4 श्रीकंठ। सी में है राग विबोध। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1 यानी सोमनाथ, ये वाला होगा पॉइंट नंबर 1। लास्ट में है चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसका संबंध हो जाएगा 2 से यानी कि वेंकट रमन। ठीक है, आगे आइए बात करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। सवाल नंबर 5 में है, एक मिनट जाइए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। 5 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मा शिलालेख। अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले ये जान लो कि आखिर शिलालेख जो है होता क्या है, विस्तार से बात करेंगे, ध्यान देना, ध्यान सुनना। दोस्तों शिलालेख का जो अर्थ होता है वह है पत्थर पर लिखा हुआ, किसी चट्टान या पत्थर पर गोदी गई लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है दोस्तों सबसे पहले अशोक ने किया था। तब आपको एक चीज़ और भी मालूम हो गया, ठीक है, कि सबसे पहले इसका प्रचलन किसने किया, तो अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी, जिनकी संख्या 14 है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो है 13वां शिलालेख है, ये चीज़ ध्यान देना। तो जितने भी शिलालेख हैं अशोक के उसमें सबसे बड़ा कौन सा वाला है, 13वां है,
ये वाला पॉइंट नंबर सी। लेकिन यहाँ सवाल में कुछ और पूछा गया है, धार्मिक संश्लेषण, तो ये हो जाएगा बी वाला 12। अब और भी ध्यान से सुनना, इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है, यानी कि नंबर 13 वाले जो सबसे बड़ा है उसमें अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था जो उसमें वो जीत गए थे उसके बारे में उसमें वर्णित है। ठीक है, अशोक का ब्रह्मा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कभी भी अगर शिलालेख 13 के बारे में पूछा जाए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमरावती। ठीक है, तो अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अमरावती स्तूप सातवाहनों के काल में बनाया गया था। अमरावती में बौद्ध स्तूप की खोज 1797 में कोलिन मैकेंजे ने की थी। इसमें एक गोलाकार वेदी है जो भगवान बुद्ध को उनके मानव रूप में हाथी के रूप दर्शाती है। स्तूप के ऊंचे चबूतरे 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, या ध्यान देना लिखा गया है नहीं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर वर्मन का संबंध दोस्तों गया ताम्रपत्र से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी माफ करिए ए सी और डी आपस में सुमेलित होंगे। जब एक सुमेलित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 3 जो बचे हैं वो सुमेलित हो जाएंगे। यानी ए में लिखा है ईश्वर वर्मन, इनका संबंध होगा जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये सही है। सी में है जीवित गुप्ता अद्वितीय, इनका संबंध हो जाएगा देवबाड़ाक अभिलेख। और डी में है ईशान वर्मन, इनका संबंध हो जाएगा हरहा पाषाण अभिलेख। ठीक है, अच्छा तो अब आइए जानते हैं कि आखिर बी वाला अगर इसका संबंध नहीं होगा तो फिर किससे हो सकता है। इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, क्या कहा गया है। हाँ, तो दोस्तों गया ताम्रपत्र जो है इसका संबंध सर वर्मन से नहीं है, इसका संबंध दोस्तों है ज्ञानचंद से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ज्ञानचंद में लिख देता हूँ, ज्ञानचंद ये ना है, ध्यान देना। ठीक, तो कभी भी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कहिए तो जूम कर लें। प्रश्न नंबर 8 में दोस्तों ये पूछा गया है कि सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। पहले सूची में दिया गया है भवन के नाम, दूसरे सूची में दिया गया है निर्माणकर्ता के नाम। तो एक में दिया गया है भवन, दूसरे में दिया गया है निर्माणकर्ता। तो बता रहे हैं कौन सा भवन के कौन निर्माण करता है। तो 8 में सबसे पहला नाम आता है सुल्तानगढ़ी, इसका संबंध हो जाएगा इल्तुतमिश से। बी में लाल महल, इसका संबंध हो जाएगा बलबन से। और सी में है जमात खाना मस्जिद, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। और डी आता है ढाई दिन का झोपड़ा, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें 2 सूची दिया गया है, एक सूची में दिया गया है अधिकारी के नाम, दूसरी सूची में दिया गया है कार्य, यानी बताना है कौन से अधिकारी का क्या काम है या क्या काम होता था पहले। तो पहले आता है अधिकारी नंबर ए यानी कि तलार, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 3 से, यानी कि रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। बी में है पटटकोल। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, यानी कि पॉइंट नंबर 4 से। सी में है सहसाधिपति, इसका संबंध हो जाएगा चोरी डकैती के मुकदमे से, यानी कि ये वाला। ठीक है, और डी बचता है अबलाधिप, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों चुंगी का संरक्षक, यानी पॉइंट नंबर 1 का। ठीक है, 1 मिनट। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 में। इसमें कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, यानी कि ये भी सही है ये भी सही है। यानी कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ध्यान देना कि समुद्रगुप्त द्वितीय जो था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के पुत्र थे। यह भारत के प्राचीन गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। इनके राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। इस समय को भारत का स्वर्णिम युग यानी कि गोल्डन ईरा अभी कहा जाता है। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल और प्रमाण इसी नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्त का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा।
11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मारवाड़ से, ठीक है। तो शेर शाह सूरी भारत में सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और इनकी राजधानी आधुनिक बिहार के सासाराम में थी। शेर शाह ने 1540 में मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर मुगल वंश की नींव पर भारी प्रहार किया था। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता तथा कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। अगला सवाल 13 है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर डी नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, डी में है शाहजहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए प्रश्न नंबर बात करेंगे 14 के बारे में। इसमें कहा गया औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको माफ़ करिए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 4 3 1, यानी पहले 2 आएगा ये वाला, फिर 4 आएगा, 1 मिनट, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि क्या पूछा गया है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला 2 आएगा, यानी कि बनारस के पास सूजा की पराजय। चौथा है चौथा क्या है, धर्मत की विजय। तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई और एक है देवराई की लड़ाई। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और विस्तार से। तो ध्यान देना दोस्तों कि औरंगजेब भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल बादशाह था। 1 मिनट रुक जाओ। इसका शासनकाल जो था दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में घटित प्रमुख घटनाओं का कालक्रम जो है इस प्रकार है, जो हम लोगों ने बात किया। पहले क्या था, बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर उसके बाद होता है धर्मत की विजय, मतलब धर्मत में विजय, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, फिर आता है देवराई की लड़ाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। और किसके, अलाउद्दीन खिलजी, ये चीज़ ध्यान देना। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, सी में है 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि 2 पहला आएगा गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर 4 यानी चित्तौड़, फिर आएगा वारंगल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है दोस्तों ये कलकत्ता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा सुमेलित है, यानी सही है, यानी बाकी ए बी डी ये सब हो जाएंगे गलत। अब गलत ये हो जाएंगे तो भाई सही क्या होगा, क्योंकि वो भी मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पहले सी वाला तो हम जान गए सही है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1873 में हुआ था। ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, मान लीजिए कभी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब राधा स्वामी सत्संग व्यास पे आ जाइए, कहाँ पर है ये वाला दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1891 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 1891 में पंजाब के अमृतसर जिले में व्यास नदी के किनारे जयमाल सिंह जी ने की थी, ठीक है। अब क्या आता है, मान लीजिए ये वाला बी वाला, भारत धर्म महामंडल। दोस्तों भारत धर्म महामंडल को वर्ष 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है देव समाज। तो दोस्तों देव समाज का संबंध हो जाएगा कि इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी, ना कि बनारस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, 1887 में लाहौर में हुई थी और किसने किया, शिव नारायण अग्निहोत्री। अब इतना विस्तार से हम लोगों ने जाना, एक मिनट। प्रश्न नंबर क्या है आपका 17, इसमें है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 4 2। पहले क्या है, पहले आएगा 1, यानी कि पहला हुआ गदर पार्टी की स्थापना, फिर नंबर 3 पे आता है, फिर नंबर 3 वाला पॉइंट आता है नंबर 2 पे, यानी कि फिर आएगा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फिर होता है केंद्रीय असेंबली बम कांड, फिर होता है चिड़गांव शस्त्रागार छापा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, काल कर्म अनुसार। अब आइए इसके बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि कौन कब हुआ। पहला क्या है, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, कभी फिर पूछा जा सकता है। इसका हो जाएगा दोस्तों 15 जुलाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1913,
ये ध्यान देना, 1913 है ये। और नंबर 3 पे क्या है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1914 में, ये चीज़ ध्यान देना। फिर क्या है नंबर पॉइंट वाला 4, यानी केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 मिनट जाइए, 8 अप्रैल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो दोस्तों ये हुआ था 18 अप्रैल 1930। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक, 1 मिनट, 1900 है, ये 30 है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें 18 में है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी ज्योतिबा फूले जी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्त कराना था। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना और शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें इसमें थी, इसका मांग था। 19 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार ने कई भारतीयों पर गोली बरसाई थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से फिर जाना जाता था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना। फिलहाल तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 20 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसके संस्थापक सदस्यों में यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष, लाला हरदयाल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1928 में इस गठन को चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने पुनर्जीवित किया और इसका नाम परिवर्तित कर HSRA कर दिया, HSRA कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें एक नाम और आता है लाला हरदयाल, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखा, तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची में समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं हैं और दूसरी सूची में दिया गया है प्रकाशन का स्थान, यानी कौन समाचार पत्र कौन से स्थान से प्रकाशित हुआ था। 21 का सही उत्तर हो जाएगा स्वदेश का हो जाएगा सही उत्तर, गोरखपुर, पॉइंट नंबर 4। बी में है भारत बंधु, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर माफ करिए, पॉइंट नंबर 3 हाथरस। सी में सत्यवादी, इसका संबंध हो जाएगा आगरा से, सत्यवादी का हो जाएगा आगरा से, भारत बंधु का हो जाएगा हाथरस से और स्वदेश का हो जाएगा गोरखपुर से और सख्त का हो जाएगा अल्मोड़ा से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाइए। ज्योतिबा फूले संबंधित थे, 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति विरोध आंदोलन से, सॉरी क्या हो जाएगा, जाति विरोध आंदोलन से। तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोध समाज सुधारक तथा महाराष्ट्र के लेखक थे, जिन्होंने भारत में प्रचलित जात प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया तथा इस तरह यह जाति विरोध आंदोलन से जुड़ गए। इन्होंने वर्ष 1873 में अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज का गठन किया था। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय भी खोला था। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 23 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बी यानी कि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो पहले 3 यानी कि पहले होगा सरखेड़ा का युद्ध, फिर होगा बेदरा का युद्ध, फिर होगा पोर्टो नोवा का युद्ध, फिर हो जाएगा मुदकी का युद्ध। ठीक है, तो ये है इसका कालक्रम। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और मिलेंगे किसी और वीडियो में, बढ़िया से विस्तार से बात करेंगे 2022 के पेपर के बारे में। और दोस्तों 2022, 2023, 2021, 20 जो भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको एक और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँ यूपीपीसीएस का, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आपके लिए उतना ही बहुत 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 पर्याप्त है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों 23 क्वेश्चन के बारे में बात किया। अब आइए जानते हैं 23 में से कितने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, कितने मध्यकालीन से संबंधित है और कितने एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास संबंधित है। तो 23 सवाल हम लोगों ने टोटल किया। ठीक है, उसमें से दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि 7 सवाल जो है इसमें आपका आता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, 7 सवाल। और एक मिनट जाइए,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल आपका आता है मध्यकालीन से। अब 8 7 15, अब कितने बचे? 8 सवाल आपके और आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो 2022 का जो पेपर है उसमें से टोटल आपके 23 सवाल सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। ये चीज़ ध्यान देना, इतना मालूम होना चाहिए। यानी 150 सवाल में से 23 सवाल आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं हिस्ट्री से आया है। तो ये मान के चलिए 20 से 25 से 30 सवाल जो है हिस्ट्री से आता ही आता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में जब 2022 के पेपर के बारे में बात करेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आता है। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।